Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss thermochemistry and chemical kinetics. Start करते हैं पहले MCQ से. The rate of reaction is doubled for every 10 degree centigrade rise in temperature. The increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 degrees to 30 degrees is. बहुत ही आसान तरीके से एक सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है टू एक्सप्लेन एन इन्फॉर्मेशन कि जब भी टेम्परेचर डबल किया जाता है, फॉर एग्जांपल इट गोज़ फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। और अगर टेम्परेचर जो है फर्दर इंक्रीज़ किया जाए, यानी कि आपने 10 डिग्रीज़ इसमें फ़र्दर इंक्रीज़ कर दिया, डबल कहना बेहतर नहीं है बल्कि आप कहेंगे कि 10 डिग्रीज़ का अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। 10 से 20 हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया बाय 2 टाइम्स, और फर्दर डबल से आपने उसे डबल कर दिया है, तो टोटल कितने हो गए जी? 4 टाइम्स हो गए। 4 टाइम्स हो गए, यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया चार्ली। इसी तरीके से आपको 10 से 50, 10 से 100 और मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं उनके हवाले से पूछा जा सकता है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन देखें, फॉर ए रिएक्शन 2A plus B2 गिव अस 2AB, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन गिवन। अच्छा, मैकेनिज्म ये है कि एक स्लो स्टेप है पहला और दूसरा फास्ट है। डेफिनेटली जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में A अकेला है और B2 अकेला है, तो यहाँ पर सही आंसर बन रहा है चार्ली ऑप्शन, यानी कि A पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और B2 पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इन द रिएक्शन 2NO plus O2 गिव अस 2NO2 इज 5 मोल्स पर मिनट। NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन है 5 मोल्स पर मिनट, हेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO विल बी। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है, अगर उसकी बात की जाए तो 2 NO ऑक्सीजन से मिल रहे हैं और बना रहे हैं 2NO2। सही है जी, 2 NO ऑक्सीजन से मिलकर 2 NO2 बना रहे हैं। यहाँ पर 2 NO2 बनाने के लिए 2 NO इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम ऐसे मान रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कि यहाँ पर NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, यानी कि DNO2, ऐसे लिख लेते हैं, DNO2 ओवर DT, इसकी वैल्यू अगर हमें मिल रही है 5 मोल्स पर मिनट, तो जिस रेट पर ये बन रहा होगा उसी रेट पर ये डिसअपीयर हो रहा होगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन याद रखें कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको मोल्स बराबर मिल रहे हैं, तो फिर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा एक चीज़ का, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अदर थिंग उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 5 मोल्स पर मिनट जवाब आ जाता है। MCQ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आयनिक रिएक्शंस आर डैश देन रेडॉक्स रिएक्शंस, तो ये एक आप कह सकते हैं कि याददाश्त पर मबनी क्वेश्चन है, रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और हम जानते हैं कि आयनिक रिएक्शंस जो हैं दे आर फास्टर देन रेडॉक्स रिएक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, रिएक्शन काइनेटिक्स हेल्प्स डिटरमिन डैश ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन काइनेटिक्स ना ये हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझने में मदद देती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। सिक्स क्वेश्चन है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्ट की है, लेकिन अगर रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन का चेंज आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसे नाम दे देंगे कि दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म HBr। रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्शन करके बना रहे हैं HBr, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इट इज HBr, 2 HBr है फॉर एग्जांपल। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इज 0.5, तो वो कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट पर जो असर पड़ रहा है ब्रोमीन की वजह से, वो है 0.5, जिसे हाफ भी कहते हैं।
हाउ विल डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। ये एक अहम सवाल था, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सवाल है, लोगों ने गलती की होगी यहाँ पर। देखकर ऐसे लगता है कि अगर ब्रोमीन के लिए पावर हाफ है तो जब आप रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन है उसे डबल करेंगे तो वो जो डबल है वो इस हाफ से कट जाएगा। सही है जी। मैं ज़रा 2 मिसालें लेता हूं ताकि आइडिया बेहतर तौर पर समझ आ सके। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो थी 2 मोलर। सही है जनाब। फिर मैंने उसे डबल कर दिया यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। सही है जनाब। या मेरे पास थी कंसंट्रेशन 3 और मैंने उसे डबल कर दिया यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हाफ पावर आ गई। सही है जनाब। अगर मैं पहले केस में देखता हूं तो 2 2s are 4, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हो जाएगा 4 की पावर हाफ, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गई जी बात। ये वाला एक तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने पावर जो है जो कंसंट्रेशन थी उसे डबल किया तो उसका कोई असर नहीं आया। इसके मुकाबले में यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये 3 2s are 6 हो गए। सही है जनाब। 3 2s are 6। अब 6 की पावर हाफ ले लेता हूं मैं तो यहाँ पर कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। ठीक हो गई जी बात। मिसाल से समझ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन के पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन हाफ है। अब मान लें कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन था 2 2 की पावर हाफ। सही है जनाब। 2 की पावर हाफ, और इसी तरीके से एक और बारी रेट ऑफ रिएक्शन था 3 3 की पावर हाफ। जस्ट इमेजिन। फिर मैंने उसे डबल कर दिया। सही है जी। डबल कर दिया। डबल का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाइड बाय 2। जब मैं मल्टीप्लाइड बाय करता हूं 2 2 इंटू 2 4, और 4 को हल करते हैं तो यहाँ पर रेट जो है वो आ जाता है 2। पहले क्या था? 2 की पावर हाफ था, तो रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, बल्कि एग्जैक्टली बात करूं तो डबल हो गया है। लेकिन जब 3 की पावर हाफ मान लें स्टार्ट में रेट था, तो जब मैं उसे डबल करता हूं 3 इंटू 2 की पावर हाफ, तो ये बन जाता है 6 की पावर हाफ। और 6 की जो पावर हाफ है जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगी, डेफिनेटली वो 3 नहीं आने वाली। सही है जनाब। वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी, इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी। ये वैल्यू जो है अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये कम होगी, और ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा होगी। नो डाउट ज़्यादा होगी, लेकिन वो डबल नहीं होगी एग्जैक्टली। पिछले केस में डबल हो गई थी, यहाँ पर डबल नहीं हुई, ज़्यादा हुई है, डबल नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आम तौर पर सिखाते ये हैं, कुछ जगह पर आपने सीखा होगा कि आप ना कोई वैल्यू पुट कर लें और उसके हिसाब से जवाब निकाल लें। तो आम तौर पर वैल्यू ना लोग 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो आपको लगेगा कि पहले 2 की पावर हाफ था रेट, फिर 2 हो गया तो ये तो डबल हो गया। सही है जनाब। लेकिन ये एक ही केस में है, बाकी केसेस में ऐसा नहीं है। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो, जब आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो, तो जब आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो डबल नहीं होगा। कोई शर्त ऐसी नहीं है कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो तो फिर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर पर, वैसे जनरली तो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी मजीद तसल्ली करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इट विल इंक्रीज। लोगों ने इट विल डबल ये लगाया हो सकता है, लेकिन सही जवाब है चार्ली ऑप्शन, इट विल इंक्रीज। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। For a particular reaction, which of the following will have the highest value at the start of a reaction? Start of reaction में जो concentration है वो बहुत ज़्यादा होती है, और change in concentration फिर उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक जितनी concentration ज़्यादा होती है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और जो स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे आप कह देते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट हम जानते हैं कि ज़्यादा होता है स्टार्ट में। अल्फा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोज। अच्छा, ये बात ना अगेन एक आइडिया आप तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, इसलिए एमसीक्यू बनाना पड़ा। और टाइम और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ आप देखते हैं अपनी बुक्स के अंदर जो इस तरह बना होता है, वो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है कंसंट्रेशन का वो इस तरह चलता है, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है पहले तेज़ी से कम होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर टाइम के हिसाब से ना उसकी जो हाफ लाइफ आपसे कह सकते हैं उसका जो चेंज है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से टाइम गुजर रहा है, कितनी कंसंट्रेशन पहली थी कितनी बाद में है। सही है जनाब। तो याद रखना है कि यहाँ पे एक कर्व हासिल होगी। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो एक सीधी लाइन आनी थी, वो यानी कि कंसंट्रेशन जो है ना वो एक मुसलसल अंदाज से चेंज होती है, उसमें कहीं पे भी ये कर्व वाला फैक्टर जो है ये नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझाना ज़रूरी था, यूजुअली इसे डिस्कस नहीं किया जाता। 10th क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। तो इसे क्या कहते हैं जी? इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। बीटा ऑप्शन वेरी इजी। 11th क्वेश्चन इफ ऑल द फॉलोइंग वैल्यूज शो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये सब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन विच ऑफ दीज शोज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन? जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसका मतलब है सबसे ज्यादा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर सही जवाब लग रहा है चार्ली 30, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने को मिल रहा है। 12th क्वेश्चन देखें द इक्वेशन दैट रिलेट्स द कंसंट्रेशन विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। एक और बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इस बात को समझें कि सवाल जो है ना वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, कुछ ऐसे इजी होते हैं कि आप कहते हैं कि पेपर तो बिल्कुल ही ऐसा आसान सा बन गया है, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और ऑन एन एवरेज आपको बताऊं तो आपको केमिस्ट्री में 56 क्वेश्चंस जो आने हैं, 56 क्वेश्चंस, उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन अगर ट्रिकी आ जाएं जो आप गलत कर दें तो बाकी आपके जो 53 क्वेश्चंस हैं वो मेजॉरिटी लोगों को मेडिकल कॉलेज तक ले जाने के लिए नाकाफ़ी होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारे आसान सवाल, हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक लेवल से लेकर चलें, हल्के से मुश्किल की तरफ लेकर चलें। तो आपको अगर कोई 5 सवाल आसान आ गए या आपने फ़ौरन से हल कर लिए हैं या बड़े रिलेटेड टू बुक आ गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको सिर्फ 3 सवाल का मार्जिन है, तो अगर किसी के बहुत अच्छे नंबर हैं तो 4 सवाल का मार्जिन है, इससे ऊपर किसी के पास मार्जिन नहीं है। इसलिए आप जो ना ट्रिकी सवालों को बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन, सवाल क्या है? इक्वेशन वो जो रिलेट करती है कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ना नो डाउट ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान में रिलेशन क्या है, लेकिन इट इज़ नॉट एन इक्वेशन और अगेन इट इज़ ए ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी कोई पावर होती है, m होती है, n होती है, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसे आप कहते हैं रेट इक्वेशन या फिर उसे रेट लॉ कहा जाता है। डेल्टा ऑप्शन हो गया। 13th क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 पहली इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए अगर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो पहली बात तो मैंने यहाँ से सीख ली कि जो 1 है ना वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मेंशन भी कर लेता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ मैं कि जो 1 है वो क्या है, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सेकंड है हाफ लाइफ ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन कब होती है? जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। तो सेकंड वाला जो है इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है जी, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बिल्कुल आसान हो गई बात। जो बीटा ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है कि पहला जो है वो जीरो ऑर्डर है और सेकंड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 14th क्वेश्चन इफ ए रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर इट मीन्स, एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द रिएक्टेंट्स डोंट अफेक्ट द रेट। डेफिनेटली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट पर असर नहीं डालते। अच्छा, यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है ना उसके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें एक्सरसाइज में एक सवाल ऐसा मौजूद है जिसमें वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के हवाले से बात करता है। रिएक्टेंट का भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट का भी ऑप्शन है और वो रिएक्टेंट को ही टिक करता है। तो यहाँ पर इसकी सेंस ये है कि प्रोडक्ट जो है ना वो किसी भी रिएक्शन में असर नहीं डालता, रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है रिएक्टेंट या असर नहीं डालता है रिएक्टेंट। तो बात रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट तो है ही नहीं।
प्रोडक्ट का तो काम ही नहीं है सिरे से, इसलिए प्रोडक्ट डोंट अफेक्ट द रेट ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए हो। यानी कि अगर प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या फिर प्रोडक्ट असर डालता है? फिर भी असर नहीं डालता, तो प्रोडक्ट इज एन इररेलेवेंट थिंग। रिएक्टेंट अगर असर नहीं डालेंगे तो जीरो ऑर्डर, और अगर रिएक्टेंट असर डालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या कोई और ऑर्डर हो सकता है। 15th क्वेश्चन है, इफ ए रिएक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेप्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन, डेफिनेटली द स्लोएस्ट स्टेप उसी पर डिपेंड करेगा और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। 16th क्वेश्चन है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब आम जो चीनी होती है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। अ सुटेबल मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, डेफिनेटली चार्ली ऑप्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी से ये रेट ऑफ रिएक्शन आसानी मालूम हो सकता है। 17th क्वेश्चन, इफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एब्जॉर्ब्स और एमिट्स एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, यूवी हो सकती है, विजिबल हो सकती है, आईआर हो सकती है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मॉनिटर्ड बाय, तो स्पेक्ट्रोमीट्री, डेल्टा ऑप्शन आपने पढ़ा होगा इस बारे में। 18th क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एज इट कॉजेज। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम ऐसे सीख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर ये कोई कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, रिएक्शन करने के लिए उन्हें चाहिए है, एक कंडीशन ये है कि दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, और ये जो कुलियंस हैं ये कैसी कुलियंस होनी चाहिए? ये होनी चाहिए इफेक्टिव कुलियंस। सही है जी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इफेक्टिव कुलियंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इस वजह से फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कुलियन बढ़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कम होती, ना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ना कम होती है टेम्परेचर चेंज करने से, वो सिर्फ कैटालिस्ट पर डिपेंड करती है। तो 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन? प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इफेक्टिव कुलियन होनी चाहिए, होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए, लेकिन एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ना कि लेसर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये कोई शर्त नहीं है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर इररेलेवेंट हो गया। 20th क्वेश्चन है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर हर मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी होगी, हर मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी होगी, तो हर मॉलिक्यूल जब भी टकराएगा तो वो कुलियन इफेक्टिव कुलियन हो जाएगी, और फिर आप कह सकते हैं कि एवरी कुलियन बिकम्स इफेक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। एट वेरी हाई टेम्परेचर जी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो फिर ऐसी बात हो सकती है, यूजुअल टेम्परेचर्स पर ऐसा नहीं होता। 21 है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टू बी फॉलोज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को लिख लेते हैं जरा। 21st क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इस तरह लिखा जाता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए will increase the rate of formation of B by a factor of, अगर मैं A की वैल्यू जो है पहले से 1 थी, बाद में मैंने उसे 2 कर दिया, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है? ये तो आ जाता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है जनाब अली? ये आ जाता है 4। तो कितने टाइम बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन? कितना टाइम बढ़ गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितने टाइम बढ़ गई? चार्ली ऑप्शन 4 टाइम्स बढ़ गई है। 22nd, बेस्ड ऑन द कुलियन मॉडल द एटम्स एट द टॉप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हिल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हिल पहले बनाने की ज़रूरत है, इस तरीके से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट यहाँ पर, प्रोडक्ट यहाँ पर। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ना वैल्यू नहीं हमें दी हुई, वो हम अगर आप ये रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे बनाएंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का मसला नहीं है, हमें मसला है जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो हिल पर मौजूद हैं एटम्स उनका। यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है तो यहाँ पर जब वो पहुँचता है उस वक्त जो हालात होते हैं उन हालात को क्या कहा जाता है? वो जो हालत है उसमें जो एटम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हाईएस्ट स्टेट पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी वाइज उन्हें आप कहते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, इन लेबोरेटरी ऑल ऑफ दीज विल अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन एक्सेप्ट कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है। आइडेंटिटी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कम रिएक्टिव है। कोई अलग अलग तरह के रिएक्टेंट भी
अलग अलग तरह रिएक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेफिनेटली असर डालती है, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डेल्टा हमने कभी नहीं सुना कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डायरेक्टली असर डाल रही हो। कम से कम हर रिएक्शन पर तो असर नहीं डालती, कुछ पर असर डाल सकती है। 24 इन द रिएक्शन 2A+B, ये सवाल ना बिल्कुल यहाँ से थर्ड क्वेश्चन को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी बेस पर आप दुनिया के सारे सवाल हल करने ना लग पड़ें, बल्कि आपको ये भी पता हो कि डिफरेंट सिचुएशन में हालात डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, 2A+B गिव अस प्रोडक्ट्स। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ A इज फाउंड टू बी 5 moles per minute, what will be the rate of change of B? आप देखते हैं कि A और B के दरमियान में रिलेशन ये है कि B का एक मालिक्यूल रिएक्ट करता है तो A के 2 मालिक्यूल रिएक्ट करते हैं। सही है जनाब। अगर A का एक मालिक्यूल रिएक्ट करेगा तो B के 1/2 मालिक्यूल रिएक्ट करेंगे। अगर A के 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो B के रिएक्ट करेंगे कितने एग्जैक्टली 2.5 मोल्स पर मिनट जो है वो रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हर B के लिए डबल A इस्तेमाल हो रहे हैं। 2A+B, यहाँ पर क्या था 2NO थे, 2NO2 बन रहे थे, इसलिए सेम वैल्यू 5 आई थी। यहाँ पर A 2 रिएक्ट करते हैं तो B 1 रिएक्ट करता है, यानी कि आधा रिएक्ट करता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 25th क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पर सेकंड होते हैं। चार्ली ऑप्शन आपने इसका फॉर्मूला हमारे साथ सीखा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 - n पर सेकंड, और n यहाँ पर ऑर्डर है। n की वैल्यू अगर आप 1 लगाते हैं तो ये सारा हिस्सा नैलिफाई हो जाता है, सिर्फ पर सेकंड बचता है। 26 है ये सारे हिस्से जो अभी हमने 25 क्वेश्चन देखे, दीज वर रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, और अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं। इफ द एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन विल बी। अच्छा, एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? मे बी पॉजिटिव हो सकती है वो, और अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाए, एंथैल्पी चेंज क्या है? एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है? क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है? जी नहीं, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का अंदाज़ा हम एंथैल्पी चेंज से नहीं लगाते। उसके लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप फ्री एनर्जी या एंट्रोपी कहते हैं, और उसकी हम कोई ज़्यादा बात नहीं करते आमतौर पर FSC लेवल पर। तो अलबत्ता हमें एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होने से रिएक्शन के हीट एब्जॉर्ब करने का जो है वो अंदाज़ा हो रहा है, यानी कि प्रोसेस जो है चार्ली वो एंडोथर्मिक है। ठीक हो गई जी बात, चार्ली एंडोथर्मिक। कई दफ़ा होता ये है कि हमारे यहाँ पर जो है ना ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं और देयर इज़ समवेयर अ डाउट इन द की, तो आप जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से बातचीत आपकी चलेगी। ठीक है जनाब। 27 आ गया, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एक्सेप्ट। सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं एक के अलावा, जो पक्के हैं बीटा और डेल्टा वो दोनों एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन और कंबसन। फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग के अंदर हो क्या रहा है ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। इस आइडिया को समझें कि फ्रीजिंग के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो जा रहा होता है सॉलिड के अंदर। अच्छा, एनर्जी किसके पास ज़्यादा है ये समझने वाली बात है। लिक्विड के पास एनर्जी ज़्यादा होती है और वो जा रहा है सॉलिड में जिसके पास एनर्जी कम है। ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जब भी आप जाएंगे तो फिर एनर्जी है ना रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो फ्रीजिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग के अंदर लिक्विड से आप जा रहे होते हैं गैस में। लिक्विड्स की एनर्जी जो है वो कम होती है, गैस की ज़्यादा होती है। कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा बल्कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सही है जनाब, चार्ली ऑप्शन एंडोथर्मिक है। 28 आ गया, बर्स्टिंग ऑफ प्रेशर कुकर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, प्रेशर कुकर जब फटता है ना तो खुदा न खास्ता, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन जब खुदा न खास्ता प्रेशर कुकर फटता है या टायर पंक्चर होता है तो दोनों में एक ही फिनोमिनन है कि जो आपके पास इक्वेशन है ना डेल्टा E इज इक्वल टू QV वो फंक्शनल हो जाती है। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होता, टायर का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होता, तो जो भी हीट आप दे रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है हमारी, कि उसकी एनर्जी को बढ़ाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 29 आ गया, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस की रिएक्शन के हालात क्या हैं? अगर 1 मोल हाइड्रोजन आयन आएंगे 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन से मिलेंगे और बनेगा
1 मोल पानी, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है वो हो जाएगा -57.4 किलो जूल पर मोल। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो तो 1 मोल H पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर वीक बेस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो इस वजह से जो वैल्यू है फिर वो कंप्लीट 1 मोल वाली नहीं आएगी, बल्कि उससे थोड़ी कम आ सकती है, लेस देन 57 किलो जूल पर मोल वैल्यू हो सकती है। 30 आ गया, यूजुअली एंथैल्पी मेजरमेंट इज डन इन। एंथैल्पी का जब भी कॉन्सेप्ट आता है 30th क्वेश्चन में, तो एंथैल्पी की जो मेजरमेंट होती है, इट इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो कांस्टेंट प्रेशर जो है ना वो ओपन कंटेनर्स में होता है, क्लोज कंटेनर्स में जो है वो नहीं होता कांस्टेंट प्रेशर, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। याद रख लें, खुला बर्तन है तो आप एंथैल्पी नाप रहे हैं, बंद बर्तन है तो आप इंटरनल एनर्जी चेंज नाप रहे हैं, तो ओपन कंटेनर यहां पर सही बात हो जाएगी। 31st क्वेश्चन आ गया, अमोनियम क्लोराइड है और वो डिसॉल्व हो रहा है बेसिकली, तो ये फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी। डेल्टा ऑप्शन है। तो अगेन वही बात है कि कुछ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिकी क्वेश्चन की जो रेशियो है इट इज़ वेरी वेरी लेस, 0.8% जो है ना, मुझे लगता है 8% जो है ओनली। अगर आपको मुश्किल सवाल आ जाएं तो दे आर इनफ टू नॉक एनीवन आउट, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हर सवाल को इक्वल अहमियत दें और उसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। 32nd क्वेश्चन है, इफ ऑल द फॉलोइंग वैल्यूज डिपिक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग डिफरेंट रिएक्शंस, विच ऑफ दीज शोज द स्मॉलेस्ट एनर्जी चेंज। सारी हीट इवॉल्व्ड हैं, तो इनमें से सबसे कम एनर्जी कौन सी है? डेल्टा ऑप्शन डेफिनेटली वैल्यू आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये माइनस में साइन लगे होते ना तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, और फिर भी जो सबसे छोटी वैल्यू होती वो यही रहती। सही है जना, वैल्यू सबसे छोटी यही है। ये सबसे छोटी वैल्यू क्यों है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिपिक्ट करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। 33rd क्वेश्चन है, लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा ऑप्शन है। ये सवाल 2 जगह पर आपको मिलता है और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक तो पास पेपर में ये सवाल मौजूद है, और फेडरल की बुक में भी इसको इसी तरह, फेडरल की बुक से एज सच पास पेपर में ये सवाल जो है वो लिया गया था। तो लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम आयंस। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझ लें कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं। Actually, it is the enthalpy of formation of crystal from इट्स गैशियस आयंस। ये पूरा नाम है। सही है जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहना इसे एज सच। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारे जहन में है वो डेफिनेशन नहीं है ये। वो कहता है लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम गैशियस आयंस। ये एक्चुअल वर्ड है, लेकिन अधूरे सवाल पूछना जो है ये जो है ना आदत सी बन चुकी है। पीएमसी में और यूएचएस में भी यही आदत थी, तो वो आदत जो है ना अब चल रही है, लेकिन हमें उसके हिसाब से थोड़ा सा अगले स्टेप पर जाकर उसको समझना है कि बात किस तरह पूछी जा रही है और उस हिसाब से आंसर लगाना है। 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा, प्रोडक्ट कब स्टेबल होगा? प्रोडक्ट उस वक्त स्टेबल होगा जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि अगर रिएक्टेंट यहां पर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होगा, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है? इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है चार्ली ऑप्शन, -132 किलो कैलोरीज यहाँ पर सही हो गया। 35 है, ये सवाल एक अच्छा हेस्ला की एप्लीकेशन से एक सवाल आ गया हमें, हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या बात हमें कही जा रही है। 35th क्वेश्चन है, सल्फर है वो रिएक्शन कर रही है विद सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेटली कितनी भी ऑक्सीजन है हमें इससे फिलहाल गर्ज नहीं है। सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है वो है ए। दूसरा रास्ता ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिल रही है और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर वो बना रही है SO3। यहाँ पर ये वैल्यू है बी। हमें पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2।
हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे ढूंढते हैं, एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढते हैं। डायरेक्ट पाथवे हो गया S से SO3 बनना, अल्टरनेट पाथवे क्या हो गया, SO2 से SO3 बनना, लेकिन उससे पहले सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो अल्टरनेट पाथवे ये है कि सल्फर से पहले सल्फर डाइऑक्साइड बने और सल्फर डाइऑक्साइड से बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए। अच्छा, ये जो अल्टरनेट पाथवे है इसकी एंथैल्पी और डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी बराबर होनी चाहिए, से मैं इसे क्वेश्चन मार्क कह देता हूं। तो डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी। हमें क्या पूछी गई है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, तो ये A माइनस बी जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये हेसला की एप्लीकेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आप इससे निकाल सकते हैं। चार्ली ऑप्शन हो गया A माइनस बी। देखें बड़ा सिंपल, इसी तरह का कोई सादा सा सवाल आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप ना वाकिफ हैं इन हालात से तो फिर बात मुश्किल हो सकती है। 36 द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक मिसाल ले लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, और आप इससे कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम बना लें। तो आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव है। बॉन्ड ब्रोकन की जो हीट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि बॉन्ड्स आर ब्रोकन। 37 आ गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये रहा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो चार्ली ऑप्शन है हीट इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड। इसे हाइड्रोजन नहीं कह सकते, इसे प्रोटॉन ही कहना है। हाइड्रोजन से हमारी मुराद H2 होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही है। 38 व्हाट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेफिनेट इनिशियल वैल्यू होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे होती है, लेकिन इसकी वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट नहीं होती, सेम नहीं होती, बल्कि डिफरेंट हो सकती है। तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू रिएक्टेंट के लिए कुछ और, एंथैल्पी की वैल्यू रिएक्टेंट के लिए कुछ और, प्रोडक्ट के लिए कुछ और हो सकती है। डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। तो सब रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट के लिए वैल्यू कांस्टेंट हो ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा, तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है स्टेट फंक्शन की। 39 आ गया इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। हीट नहीं होती, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता। हीट नहीं होती, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता। तो फिलहाल हीट डेल्टा ऑप्शन हमने टिक कर दिया है। 40 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द वर्क डन विल बी द मैक्सिमम। अच्छा, वर्क डन जो है ना, इस आइडिया को समझने की ज़रूरत है। वर्क डन क्या होता है? अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है ना वो मूव कर सकता है, तो फिर यहाँ पर P डेल्टा V वर्क हो जाएगा। सही है जनाब, P डेल्टा V वर्क हो जाएगा। अच्छा, जब जब डेल्टा V है तब तब वर्क है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क नहीं है। यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप बात कर रहे हैं तो वर्क डन नहीं हो सकता। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, वर्क डन नहीं होता। तो फिर अल्फा और चार्ली ये तो गलत हो गए, वर्क डन नहीं हो सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, बीटा और डेल्टा में। बीटा में आपने क्या किया है? बीटा में आपने दी है 50 जाउल एनर्जी, और सॉरी, फिर बीटा में दी है 100 जाउल एनर्जी, और डेल्टा में दी है 50 जाउल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है जनाब, तो आप देख सकते हैं कि 100 जाउल ने वर्क करवाना है कांस्टेंट प्रेशर पर, और 50 जाउल ने वर्क करवाना है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन नहीं होता। अल्फा और चार्ली आर नलिफाइड, नेगेटेड, वो उनका तो सही होने का कोई आंसर चांस नहीं नजर आ रहा। बीटा और डेल्टा में से जब हम ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा वर्क होने का इम्कान है। तो 100 जाउल हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ज्यादा अच्छी बात लग रही है। 41 आ गया हीट कैपेसिटी मार्क्स दी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय। हीट कैपेसिटी जो है ना वर्ड, वो C इसे कहा जाता है, और C जो है ना ये होता है MS। S स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट के लिए आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बतानी पड़ती है। लाइक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकती है कि ये 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है वगैरह वगैरह, लेकिन हीट कैपेसिटी के लिए कितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो फिर आप जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देंगे उसे हीट कैपेसिटी कहा जाएगा।
41 चार्ली ऑप्शन, अ सब्सटेंस हीटेड बाय 1 केल्विन, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे आप हीट कैपेसिटी कह देंगे। अगर आप 1 ग्राम या 1 किलोग्राम अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। 42nd आ गया जी, इफ फॉर ए गैस प्रेशर ऑफ 5 जूल प्रोड्यूसेस 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज। अच्छा जी, यानी कि 42nd क्वेश्चन के अंदर हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वैल्यू दी गई है, तो वो कहता है कि प्रेशर है 5, उससे वॉल्यूम चेंज आ रहा है 6। सही है जनाब। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम है 90 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम ये क्या है, ये है P डेल्टा V। एंथैल्पी कितनी है, 90 है। इंटरनल एनर्जी चेंज पूछी गई है, ठीक है जनाब। इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होता है एंथैल्पी माइनस P डेल्टा V, ठीक है जनाब। एंथैल्पी माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। एंथैल्पी है यहाँ पर 90 और वर्क आ गया 30, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा 60। ठीक हो गई जी बात। तो ये कैसे आ गया। अच्छा, किसी को अगर ये भी डाउट है कि ये फार्मूला कैसे बनता है तो इस पर भी मैं रोशनी डाल देता हूँ कि आपने पढ़ा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक हो गई जी बात। तो प्लस पी डेल्टा वी ये मामलात होते हैं। तो इस हिसाब से चार्ली ऑप्शन 60 जूल पर मोल यहाँ पर सही आंसर आ गया। ये वैल्यू उधर जाती है, माइनस हो जाती है और डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू 60 हमें मिल जाती है। इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया 60। ठीक हो गई जी बात। आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। डिफरेंट एंगल्स हैं सवाल को पूछने के, हर एंगल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी रहता है। 43rd है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ना, यहाँ पर एक गलती लोग कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को कहते हैं कि उसमें नए बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड बनना जो है हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए शायद ये हमेशा नेगेटिव होती है। ऐसा नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एक एग्जांपल अगर मैं कोट करता हूँ 43rd क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के नए बॉन्ड नहीं बन रहे, बल्कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट भी रहे हैं। तो हमेशा जब कंपाउंड बनता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, तो एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बॉन्ड टूट भी सकते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल चेंज एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 44 है एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस लीड्स टू। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आकर, तो फिर वो ना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर एक चीज़ ही तो कन्फर्म होती है कि उसमें हीट इवॉल्व हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। बीटा ऑप्शन सही हो जाएगा, एनर्जेटिकली ज़्यादा स्टेबल है। 45 आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर जिस रिएक्शन की बात की जा रही है मीथेन की फॉर्मेशन, ये रिएक्शन ना इम्पॉसिबल रिएक्शन है। ये ना एक्चुअल में इम्पॉसिबल रिएक्शन है और ये फिजिबल नहीं है, नहीं करवाया जा सकता। और जब इम्पॉसिबल रिएक्शन की बात आती है तो हमारे जहन में आता है हेस्ला इम्पॉसिबल रिएक्शंस की, ऐसे रिएक्शंस जो प्रैक्टिकली लैब में नहीं करवाए जा सकते, उनकी एनर्जी चेंज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ली ऑप्शन हेस्ला इस्तेमाल होगा। 46 एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी की इनिशियल वैल्यू डेफिनेट है, इसकी फाइनल वैल्यू डेफिनेट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, आपने हेस्ला की एप्लीकेशन देखी, आपने यहाँ पर एंथैल्पी के हवाले से बात की। तो अगर एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो इसका फ़ायदा क्या होता है?
अल्फा ऑप्शन, क्या आप इससे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस्तेमाल कर मालूम कर सकते हैं ग्लास कैलोरीमीटर से, या हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ कंबस्शन, क्या ये इस तरह की हीट्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है? स्टेट फंक्शन होने का क्या ये फायदा हो रहा है हमें? जी नहीं भाई, ग्लास कैलोरीमीटर तो वैसे ही हीट मालूम कर सकती है, चाहे स्टेट फंक्शन होती है एंथैल्पी या नहीं होती, वो रिएक्शन तो एक्चुअल में होता है, आप वो वैल्यू डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। सारे कैलोरीमीटर ऐसी एंथैल्पीज मेजर करते हैं जो कि रिएक्शन पॉसिबल हैं, जो पाथ जो बिल्कुल आपको उनमें कोई डाउट्स नहीं हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा है, आपको प्रोडक्ट का भी पता है, रिएक्टेंट का भी पता है, पाथवे का भी पता है। लेकिन जो लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन है यूजिंग बॉर्न-हार्बर साइकिल, वो डेफिनेटली इस बात पे डिपेंड करती है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। क्यों डिपेंड करती है? इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस की बात करते हैं, हाफ क्लोरीन गैस, और इससे NaCl की बात करते हैं बनने की, तो ये एक पाथवे होता है। एक हम दूसरा पाथवे लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड के बनाने के लिए, और उसमें एक दरमियान में इंटरमीडिएट रिएक्शन एक होता है जिसके अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये रहा, ये लिखा हुआ है, बल्कि मैंने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन ना, ये टेक्निकली जो है ये लैब में नहीं करवाया जा सकता, और इसकी कैलकुलेशन सिर्फ इसी बात पर बेस कर रही है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, चाहे एक रूट से रिएक्शन हो चाहे दूसरे लंबे रूट से रिएक्शन हो, ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहता है। इसी बात को बुनियाद बनाकर हम बॉर्न-हार्बर साइकिल की मदद से लैटिस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन ना होती तो हम ये वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। 47, तो सही जवाब क्या हो गया? डेल्टा ऑप्शन यहाँ सही हो गया। 47 है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अच्छा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आमतौर पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो ये प्लस अपनी जगह बाकी रहता है, अगर वर्क डन बाय दी सिस्टम हो तो ये Q माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल Q प्लस डब्ल्यू ही यहाँ पर रहता है। 48 आ गया जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अनदर वे टू स्टेट, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करने का एक और तरीका है। 48 अल्फा ऑप्शन हो गया जी। 49 द कंडीशंस फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, डेफिनेटली ये 1 एटमॉस्फेयर होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन होता है। 50th क्वेश्चन आ गया, एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज शेयर द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, वैल्यू कब सेम आती है? ये हमने एक फॉर्मूला देखा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाए तो डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर हो जाएंगी। व्हेन डेल्टा N इज इक्वल टू 0, तो ऑल गैस फेज रिएक्शंस प्रोसीडिंग विद नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, वहां पर जनाब आपको ये वैल्यू सेम मिलेगी। सारे गैस फेज रिएक्शन में बराबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन गैस फेज रिएक्शन में बराबर होता है जिसमें लिक्विड, जिसमें जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है वो 0 है। ये था 50th क्वेश्चन। इसके साथ आज की हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।